Good morning. My name is Jinaran Singh, BCom second year, Lucknow University, and today we start our intense preparation with account. Our first chapter is accounting, introduction to accounting. So let's start with this chapter. In this chapter, we have to cover all the introduction theory part of the accounting, and ये हमेशा 11th का पूरा पार्ट है. सो उसको हमको 11 से जो हमने पढ़ा है 11th की बुक में उससे रिलेटेड है. तो फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ आवर अकाउंटिंग. सो जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. सो लेट स्टार्ट. मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. So accounting is the art of recording and summarizing economic information in a significant manner and in term of money. इसका मतलब ये है अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर बोथ इन दिस. इसका मतलब ये होता है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन में जब मनी रिलेट हो, जब मनी इफेक्ट हो, उसको हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं. तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. क्लासीफाइंग मीन्स जब हम कोई ट्रांजैक्शन को क्लासीफाइंग करते हैं डिफरेंट अकाउंट में, देन उसकी हम समराइजिंग करते हैं. जैसे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा है वैसे हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया. एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई इन द मीन्स ऑफ उसका पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड डिफरेंट अकाउंट. एंड देन समराइजिंग मीन्स जब हम उसको ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं, उसके प्रॉपर बैलेंस को हम जब समराइज करते हैं उसी चीज़ को हम अकाउंटिंग, ये एक पूरा प्रोसेस है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग. जब हम उसको क्लासीफाई करके समराइज करके और देन उसको एक अपने इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल मीनिंग में हम उसको निकालते हैं, तब हम वो उस पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं. एंड देन आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. देखो अकाउंटिंग के वेरियस फंक्शंस होते हैं. जैसे अकाउंटिंग कैसे अपना वर्क परफॉर्म करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज identification of financial transaction. Identification of financial transaction. इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारे बिजनेस में या हमारे इंटरप्राइज में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शन होने से दो चीज़ इफेक्ट होता है. एक मनी इफेक्ट होता है और
अगर उससे कोई मनी इफेक्ट होता है, और उससे या तो अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उससे मनी पे खरीदेंगे या क्रेडिट पे खरीदेंगे, तो उसमें जब जो चीज़ ट्रांजैक्शन इफेक्ट होती है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट होता है, तो उसमें हम पहले तो पहला प्रोसेस हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसमें फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वाउचर का यूज़ करते हैं। वाउचर के थ्रू हमको पता चलता है कि हमारा एक्चुअली इवेंट हुआ क्या है। उसमें हम इवेंट से पता चलता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें मॉनेटरी कहाँ इफेक्ट हो रहा है। अगर मॉनेटरी इफेक्ट होगा तभी हम उसको अकाउंट में करेंगे। अगर कोई भी इवेंट हो तुम्हारे बिजनेस में, अगर वो मनी से रिलेटेड नहीं है तो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग के स्कोप में नहीं आता है, क्योंकि अकाउंटिंग हम उसी चीज़ का करते हैं जो मनी से रिलेटेड हो। अगर एक फर्म में कोई मैनेजर के बीच में लड़ाई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि ये अकाउंट, ये जबकि ये बिजनेस का सबसे मतलब इसेंशियल पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये अकाउंट का पार्ट नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा है। पर अगर हम सेल्स करते हैं तो ये हमारा मॉनेटरी, बिकॉज ऑफ यहाँ मनी इफेक्ट हो रहा है, मनी आ रही है और जा रही है, तो इसी इसी चीज़ को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड है रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें क्या होता है, जब हमने अपना ट्रांजैक्शन को एक इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है, तो उसके बाद का प्रोसेस हमारा ये रहता है कि हम उसको अपने जो ओरिजिनल बुक है, जो हमारी बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, हम उसको उसमें रिकॉर्ड कैसे करें। देयर आर वेरियस मेथड टू रिकॉर्ड, लाइक जर्नल एंट्रीज हैं, फिर हमारे सब्सिडरीज बुक हैं, जर्नल बुक्स हैं, तो उन चीज़ में हमको उस चीज़ को रिकॉर्ड करना रहता है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन थर्ड प्रोसेस आता है क्लासीफाइंग इंडिविजुअल अकाउंट। क्लासीफाइंग इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हमने एक बुक को, तो पहले जब हमारा एक इवेंट हुआ उसको हमने मॉनेटरी में टर्म में उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, पर हमने उसको एक तो रफली एक बुक में जर्नल एंट्रीज में उसको पास किया, पर अब उसको हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे एक सेल्स कितना हुआ तो सेल्स का एक अलग अकाउंट बनेगा, तो वो सेल्स अकाउंट के नाम से जाना जाता है, तो वो उसमें क्लासिफाइंग कहते हैं उसे। तो सेल्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में होंगे, परचेज के एक अलग अकाउंट में होगा, जो क्रेडिट सेल हुआ उसका एक अलग अकाउंट होगा। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं क्लासीफाइंग। एंड फिर उसमें क्लासीफाइंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग के बाद इन क्लासीफाइंग में क्या आता है, लेजर आता है। इसमें लेजर हम बनाते हैं, और अगर इसकी बात किया जाए रिकॉर्डिंग में, तो हम इसमें जर्नल का प्रोसेस रहता है, और इसमें वाउचर मैंने जो आपको बताया था ये आता है। वाउचर जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें वाउचर की हेल्प लेंगे, जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो जर्नल बुक्स लेंगे अपने और सब्सिडरीज बुक जो हम यूज़ करते हैं, और फिर जब क्लासीफाइंग होता है तो उसमें हम लेज़र बनाते हैं, और फिर उसमें फिर इसके लेज़र बनाते हैं। फिर चौथा आता है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। ओके, अब आते हैं प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हमने अपने इवेंट को क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट अकाउंट में, तो फिर जब डिफरेंट अकाउंट का बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस हम जैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है जो एक स्टेटमेंट वो हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस का एक साल में क्या स्टेटस है। स्टेटस मींस कि हमारा एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारे फर्म का कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेब्टर हैं, कितनी हमें प्रॉफिट हुई। तो जब ये स्टेटमेंट बनता है, ये दो चीज़ का बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इसमें हमें नेट प्रॉफिट पता चलती है कि हमें नेट प्रॉफिट हुई है कि नेट लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट में ये हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के स्टेटस बताया कि हमारे फर्म का जो हमारे बिजनेस है उसमें कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है। तो ये होता है प्रिपेयरिंग द। और फिर आता है लास्ट स्टेप, कम्युनिकेटिंग टू डिफरेंट यूज़र। देखो, जैसा हम जानते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स ऑफ अकाउंट होते हैं। जो हमारी अकाउंट होती है, अकाउंट हम जो प्रिपेयर करते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट लोग यूज़ करता है और डिफरेंट डिफरेंट मैनर में। जैसे एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट को किस तरह देखता है, वो उसको अगर देखता है तो वो अपने बिजनेस का पता स्टेटस पता करता है कि वो हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है। और और एक एम्प्लॉय देखता है तो उसको ये पता कि हमारा बिजनेस चल कैसा रहा है। अगर एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट देखती है टैक्स के लिए, एम्प्लॉय देखता है अपनी सैलरी के लिए। तो सब अपने अपने टर्म्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स होते हैं। तो कम्युनिकेटिंग ऑफ डिफरेंट यूज़र, इसका ये मतलब है कि जो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको जो जो उसके यूजर्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारे प्रॉफिट निकलती है तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनसे हम अपने स्टेटमेंट को शेयर करते हैं, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे फर्म में प्रॉफिट हुई, लॉस हुई, हमारा स्टेटस कैसा है, पिछले साल से अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या पोजीशन है। तो ये हमारे 5 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रिपीट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें हम अपने ट्रांजेक्शन को, अपने इवेंट को आइडेंटिफाई करते थे कि वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में है या नहीं। और सेकंड आता है रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें हम अपने जो इवेंट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करते थे बाय द हेल्प ऑफ जर्नल एंड द सब्सिडरी बुक। देन थर्ड आता है क्लासिफाइंग द इंडिविजुअल अकाउंट। अब ये आता है क्लासिफाइंग इंडिविजुअल अकाउंट मीन्स हमने अपने जो जर्नल बुक्स में या सब्सिडरी बुक्स में हमने जो रिकॉर्ड रखा है, अब उसको एक सेपरेट अकाउंट में, सेपरेट हेड के अकाउंट में उसको इमर्ज कर दिया जाए। एक तरफ एक पर्टिकुलर अकाउंट को एक साइड कर दिया जाए, दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट को एक साइड। तो उसमें हम क्लासिफाइंग कर देते हैं, उसमें हम अलग अलग बना देते हैं कि ये परचेज का अकाउंट है, ये सेल्स का अकाउंट है। तो सारे जितने भी इवेंट विद इन दी 1 ईयर हुआ हो उस पूरे फॉर्म में, तो वो सेल्स एक साथ हो, तो उससे इजी रहती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसने पूरे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं कि हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर आता है कम्युनिकेटिंग टू डिफरेंट यूज़र। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बना लिया तो हम उसको डिफरेंट जो यूज़र है हमारे, इंडिविजुअल और इंटरनल एंड आउटसाइडर जो हमारे यूज़र्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हम उनको उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा वो क्या है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। Now our topic is objectives of accounting. अब हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टू कीप सिस्टमैटिक and complete record of financial transaction in the books of account.
देखो, इसमें क्या है कि हम अपनी ऑब्जेक्टिव हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हमने अकाउंटिंग क्यों की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट आता है टू कीप द सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग से सिस्टमेटिक कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब उसमें एकदम जो हमारा रिकॉर्ड आता है वो रिलायबल होता है। हम उसको सिस्टमेटिक वे में और एक कम्प्लीटली फुल्ली उसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अपने। फिर सेकंड पॉइंट आता है टू असरटेन दी प्रॉफिट अर्न और लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम अपने फर्म का एक ये फर्म से ये पता अकाउंटिंग से ये पता कर पाते हैं कि हमारे फर्म ने एक पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है या नेट अर्न किया है, तो उसके हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। थर्ड पॉइंट आता है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस by the means of financial statement। to ascertain the financial position of the business by means of financial statement। अब आता है थर्ड पॉइंट कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे तो विद वो हमारा एक अकाउंटिंग का ही पार्ट था, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने जो फाइनेंशियल पोजीशन जो पता की थी उस वो हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है कि हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके कि हमारे बिजनेस का एसेट्स कैसे, एसेट्स की क्या वैल्यू है, लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू, लाइबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स ज़्यादा है, हैं तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इन सब चीज़ के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताता है। चौथा आता है टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स लाइक ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। अगर हमने अकाउंटिंग की है तो हम अपने जो फर्म के डिफरेंट डिफरेंट यूज़र हैं अकाउंटिंग के, उनको हम एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जैसे एक ओनर को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने अकाउंट से, तो उसको हमारे उसके फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उस चीज़ के बारे में वो उसका अकाउंट उसको इन्फॉर्म करता है कि हमारे फर्म में उसके फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके एसेट्स की वैल्यू कितनी है, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, तो ये चीज़ उसको। और फिर आते हैं इन्वेस्टर पे। तो इन्वेस्टर को मतलब क्या यूज़ होता है, कोई भी इन्वेस्टर किसी फर्म में इन्वेस्ट करता है उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन देखकर और उसके बिजनेस की कंडीशन देख के, स्टेटस देख के वो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल हमारी रिपोर्ट है, उससे एक इन्वेस्टर को ये पता चलता है कि उस बिज़नेस की स्टेटस क्या है, वो बिज़नेस उसका कैसा चल रहा है। फिर क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर वो होता है जिससे जो हमें पैसा देता है, जो हमें पैसा लेंड करता है, उधार देता है। तो क्रेडिटर उधार उसे देता है जिसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो पैसा रिटर्न कर सके। तो रिटर्न करने के लिए वो क्रेडिटर पहले बिजनेस फर्म का
फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है कि ये कैपेबल है कि उतना अमाउंट पे कर पाएगा, रिटर्न कर पाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है। बैंक्स भी ऐसे ही हैं, एम्प्लॉय के लिए भी कि उतनी कि उसकी सैलरी की मिल जाएगी, उसकी फर्म की कंडीशन कैसे, उसमें करने लायक है कि नहीं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ रहती हैं, उससे टैक्स कितना, फर्म को अगर जितना प्रॉफिट होगा तो उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्लैब हैं टैक्स के, तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग वो टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट यूज़र हैं अकाउंटिंग के। तो ये था हमारा टॉपिक। नाउ वी हैव एन अनदर टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट, तो इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन which is useful to manager for making economic decision। इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर होता है फर्म का, तो वो डिसीज़न उसको टेक करने रहते हैं, उसको डिसीज़न लेने रहते हैं कि हम अपने फर्म को कैसे और बेहतर कर सकें। तो जब हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड होगा, कोई एक डाटा होगा, तो उसके बेसिस पे हम कुछ चीज़ रिकॉर्ड करेंगे ना, उसके बेसिस पे हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी पोजीशन ठीक है नहीं है, हमें और क्या क्या चीज़, नई चीज़ लानी चाहिए, क्या क्या चेंज करने चाहिए, क्या उसमें अच्छा चीज़ करना चाहिए, क्या हमें और नई पॉलिसी बनानी चाहिए। तो उन चीज़ के लिए हमको एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। अगर हमारा बिजनेस फर्म गेन कर रहा है तो उसके लिए हमें और कुछ अच्छा करना, और अगर लॉस है तो क्यों लॉस कर रहा है, और हम क्या नई पॉलिसी ला सकते हैं। तो इस चीज़ों के लिए अकाउंटिंग होना ज़रूरी है। फिर सेकंड आता है, इट हेल्प ओनर टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर टू लोकेट द फैक्टर विच लीड टू चेंज। इट हेल्प्स ओनर्स टू कंपेयर one year's result with those of other year to locate the factor which lead to change। अब इसमें क्या है, एक ओनर रहता है, उसको कंपेयर करना रहता है अपने बिजनेस फर्म का जो आउटपुट निकला है, जो उसके अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको कंपेयर करना रहता है पिछले साल से और करंट ईयर से। तो उसको ये पता चलता है कि पिछले साल से और इस साल में हमारे फर्म में क्या क्या चेंज आए हैं, क्या क्या चीज़ बदली हैं, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि कम प्रॉफिट हुआ है। तो अगर ज़्यादा हुआ तो किस किस रीज़न से ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है तो किस किस रीज़न से। तो उसको अगर हमारे पास अकाउंटिंग होगी तो ही ना हम कंपेयर कर पाएंगे पिछले साल से और इस साल में। अगर हमारे पास प्रॉपर पिछले साल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, इस साल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड आता है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस by the means of balance sheet which shows the assets on one side and the capital and liability on the other side। it provide information, या देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही जो पीछे हम बताए थे, उस वही पॉइंट है उसमें। इसमें हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं हमारा फाइनेंशियल पोजीशन का क्या है, हमारा बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, हमारे फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सब चीज़ के बारे में हमारा अकाउंट हमें इंफॉर्म करता है। फिर आता है चौथा, फोर्थ पॉइंट, इट्स हेल्प इन कीपिंग द सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग, हम अपने फर्म को का जो भी ट्रांजैक्शन है
पूरा इवेंट को, एक एक इवेंट को हम एक अच्छे तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें ये ट्रू प्रॉफिट का पता चलता है। एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर मॉनेटरी टर्म्स, विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स। तो उससे हमारे बिजनेस फर्म का ट्रू प्रॉफिट पता चलता है। तो फोर्थ पॉइंट को हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए फिर इसको ज़्यादा खींचते नहीं हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इसको शॉर्ट में अभी आपको समझा दिए। कीपिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प अ फर्म इन असेसमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। ये हमें अकाउंट जो हमारा है वो हमें जो हमारे फर्म की करंट पोजीशन है उसके हिसाब से हमें एक असेसमेंट हेल्प करता है, असेसमेंट में हेल्प करता है कि हमारा कितना टैक्स लायबिलिटी है, हाँ, कितना टैक्स हमें पे करना है, इन सब चीज़ बारे में हमको वो इंफॉर्मेशन दे देता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स। 6 पॉइंट है, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। देखो फिर एक और सबसे ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमने रिकॉर्ड किया अकाउंट में, अगर हमने उसको प्रॉपरली मेंटेन किया है, अगर हमारे जो भी परचेज सेल्स हुए हैं तो अगर उसको हमने प्रॉपरली मेंटेन किया है तो हम इन फ्यूचर, तो हम अगर उसका जो परचेज प्राइस हमको अगर फाइंड आउट करना होगा तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट। अगर हमारा अकाउंट नहीं होगा, अगर हमने अकाउंट मेंशन नहीं किया और हमने परचेज किया है और इन फ्यूचर हमको पता करना कि इसकी परचेजिंग प्राइस क्या थी, तो हम नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि वी डोंट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। सो अकाउंट इज ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर इन दिस मैनर ऑल्सो। तो प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट 6 पॉइंट है। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पे। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द हिस्टोरिकल इन नेचर, इट डज नॉट reflect the current worth of the business. Moreover, the figure given in the financial statement ignore the effect of change in the price level. ये पॉइंट में ये है कि जो हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, वो हिस्टोरिकल नेचर का, हिस्टोरिकल नेचर मतलब होता है वो ओल्ड प्राइस में, जो जिस समय हमने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा या कोई एक सामान खरीदा बिजनेस फर्म में, तो वो उस टाइम का वो कॉस्ट रिकॉर्ड होता है। पर टाइम के साथ साथ तो प्राइस तो बढ़ता रहता है ना पर्टिकुलर कॉस्ट प्रोडक्ट का, तो इसीलिए ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसका प्राइस रिकॉर्ड होता है। तो ये इसका सबसे पहला था पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है, it contain only those information which can be expressed in the terms of money. It ignores the qualitative element such as effective of the management, quality of staff, customer satisfaction etc. मैंने सबसे पहले बताया था कि इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये बस ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, मॉनेटरी टर्म्स में जो ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस हो बस उसी को रिकॉर्ड करता है। इसमें और बाकी जो बिजनेस फर्म से और भी ट्रांजेक्शन और भी इवेंट होते हैं, जैसे कोई सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये एक बिज़नेस के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज क्योंकि उस चीज़ की वजह से फिर स्ट्राइक भी हो सकती है या डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकता है। पर इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और ये हमारे बिजनेस फर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो ये इसके सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन। थर्ड है,
इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग एक प्रोसेस है, उसमें हम अपने अकाउंट को विंडो ड्रेस कर लेते हैं। मतलब विंडो ड्रेसिंग का मतलब हम अपने अकाउंट में कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं। मैनिपुलेशन मतलब कुछ चेंजेस कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन अपने अपने हिसाब से उसमें कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर लेता है। जैसे एक सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, उसका मेन काम है ऑडिटिंग करना, पर वो ऑडिटिंग के टाइम कभी कभी टैक्स कम करने के लिए वो जितनी फर्म की प्रॉफिट होती है उसको कम शो कर देता है। तो उससे, ये हम पर्टिकुलर सीए को नहीं कह रहे हैं, पर एक मेन सीए यही जो नॉर्मल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो मेन सीए का यही काम रहता है कि जो जितना टैक्स बचा ले तो वही सबसे अच्छा सीए होता है। तो इसी चीज़ में, तो उस चीज़ को हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं। उसमें हम जो हमारा ट्रू प्रॉफिट है या ट्रू स्टेटमेंट है हम उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे लिए फेवरेबल हो, एक बिजनेस फर्म के लिए अपने फेवरेबल हो, एक ओनर उसको मैनिपुलेट कर लेता है, उसी चीज़ को हम मैनिपुलेशन। तो ये हमारे लिए, ये हमारा लिमिटेशन है अपने अकाउंट का। चौथा पॉइंट है, it is not the free from the personal bias and the personal judgment of the people dealing with it. For example, different people have a different opinion regarding the life of the asset for the calculating depreciation provision for doubtful debt. देखो, एक पर्सन अपना जो जजमेंट है वो डिफरेंट पर्सन की वजह से चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन की बात कर लें, तो अगर हमने एक प्रोडक्ट खरीदा 10,000 के लिए, हमने एक बिज़नेस में मशीन खरीदी, उस मशीन को मैंने सोचा कि वो 10 साल चलेगी, 10 ईयर। मेरा फ्रेंड ने उसी चीज़ को सोचा कि 15 साल चले। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है, मैंने 10% उसको चूज़ किया, वो अपने 15% डेप्रिसिएशन यूज़ किया। तो डिफरेंट पर्सन से वो वेरी कर रही है ना, डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट चेंज हो रही है। तो उसमें थोड़ी सी पर्सनल वाइज आ जाती है। पर्सनल वाइज मतलब लोग अपने हिसाब से उसको डील करने लगते हैं, तो उसी चीज़ को कहते हैं पर्सनल वाइज और पर्सनल जजमेंट। और फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, इट इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक financial position of the business firm. For example, asset in balance sheet are shown in their cost, not at their market value, which could be realized on their sale. देखो, हमारे अकाउंट से कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन है। कॉन्सेप्ट कन्वेंशन मतलब जो हमारे अकाउंट है वो एक रूल एंड रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट हमको रूल दिखाता है, कन्वेंशन हमारे रेगुलेशन कैसे हम उसको करें, और कॉन्सेप्ट हमें वो चीज़ कैसे कैसे डील करनी है किसी चीज़ की। तो वो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हमारे अकाउंट के भी हैं। तो उस अकाउंट के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के हिसाब से हमें कुछ फाइनेंशियल इवेंट में, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में चेंज करने रहते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसेट्स इन बैलेंस शीट आर शोन एट देयर कॉस्ट एंड नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने 10,000 की मशीन आज खरीदी है, तो ये 10,000 की मशीन रिकॉर्ड हो गई, पर मशीन की फ्यूचर में वैल्यू तो और भी चेंज हो सकती है ना, ये इसकी प्राइस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, पर हमारा प्राइस 10,000 पे रहेगा। तो इसकी वजह से हम मार्केट वैल्यू पे नहीं जानते, बस कॉस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया उस पे जानते हैं ऑन द टाइम ऑफ सेल्स। तो ये चीज़ था हमारा। इतना हमने पॉइंट आज क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया आज अकाउंटिंग, स्टार्टिंग किया फंक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन एडवांटेजेस एंड देन लिमिटेशन। और ये हमारी वीडियो थी आज के लिए, और हम इस पर और आगे की वीडियो भी बनाएंगे, और बाकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, और भी वीडियोस इसमें आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स।